बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने थर्मल रेडिएशंस को डिफ़ाइन किया, बेसिक इंट्रोडक्शन हासिल किया थर्मल रेडिएशंस के बारे में, और लेक्चर 2 में हम थर्मल रेडिएशंस के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक में थर्मल रेडिएशंस के हवाले से जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उनमें से एक ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल रेडिएशंस। हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स पर थर्मल रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। फिर हम आइडियल रेडिएटर की बात करेंगे और फिर हम ये भी जिक्र करेंगे कि हमें एक आइडियल रेडिएटर की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर हम कैविटी रेडिएशंस, जिन्हें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल रेडिएशंस, वो फैक्टर्स जिन पे थर्मल रेडिएशंस डिपेंड करती हैं उनमें से सबसे टॉप पे आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। अदर फैक्टर्स में शेप ऑफ बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट जिससे रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसकी शेप किस तरह की है, ये फैक्टर भी बहुत असरअंदाज होता है। थर्ड वन है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, और एक और फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या बॉडी लिख लें। और इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वो मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक बॉडी से थर्मल रेडिएशन जो निकल रही हैं वो डिपेंड करती हैं। तो फिर से देख लीजिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट करते हैं, उससे थर्मल रेडिएशंस निकलती हैं, तो जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी पे रेडिएशंस डिपेंड कर रही हैं, और नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। टेम्परेचर के हवाले से हम लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी चेंज होगी, रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है, यानी वेवलेंथ की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर पे स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन ज़्यादा एमिट होंगी, एंड सो ऑन। ये हम पिछले लेक्चर में कुछ इस हवाले से बात कर चुके हैं। फिर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका सरफेस फ्लैट है, या वो स्फेरिकल है, या वो एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, इस बात पे भी एक ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। और फिर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। नेचर ऑफ मटेरियल कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो आयरन का है, वो मोलिब्डेनम का है, या वो टंगस्टन का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है इस बात पे। तो हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस भी कर लेते हैं। हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को हम डिस्कस करें तो हमारे पास हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है
ऑब्जर्वेशन है कि एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, हम सेम टेम्परेचर रखते हैं, मटेरियल चेंज करके देखते हैं। एट टेम्परेचर 2000 केल्विन a polished flat tungsten material पॉलिश्ड फ्लैट टंगस्टन सरफेस। अब यहाँ पे जो मटेरियल है वो टंगस्टन है, इसको इन पॉइंट्स हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पॉलिश्ड फ्लैट टंगस्टन सरफेस emits radiations at rate of 23.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट पे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं एक पॉलिश्ड टंगस्टन सरफेस से। और इसी तरह से अगर हम एक पॉलिश्ड फ्लैट मोल्बिडिनम सरफेस लें, अब देखें टेम्परेचर भी सेम है, दोनों जो मटेरियल्स हैं उनके सरफेस पॉलिश्ड हैं, फ्लैट हैं। हमने अभी जिक्र किया शेप पे भी फ़र्क पड़ता है, अभी हम आगे जाके सरफेस की नेचर की भी बात करेंगे। तो सारी बाकी करैक्टरिस्टिक सेम है, सिर्फ मटेरियल चेंज है। टेम्परेचर सेम, उनके सरफेस फ्लैट हैं, मटेरियल्स के पॉलिश्ड हैं। तो टंगस्टन से रेट ऑफ एमिशन है 23.5 और मोलिब्डेनम से रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस है 19.2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है रेट है रेडिएशंस पावर पर यूनिट एरिया के लिहाज से, वाट पावर का यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। तो मटेरियल चेंज होने से रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशंस चेंज हो रहा है। एक मटेरियल से सेम टेम्परेचर पे रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन ज़्यादा है और एक दूसरा मटेरियल है उससे रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन उसी टेम्परेचर पे 2000 केल्विन पे कम है। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हम ये जस्ट बता रहे हैं कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं थर्मल रेडिएशंस, वो उस ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे भी डिपेंड करती हैं। मटेरियल की नेचर चेंज होगी तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे साथ ही हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ सरफेस की। यहाँ पे जिक्र किया हुआ कि जो मटेरियल है उसका सरफेस पॉलिश्ड है, ये भी पॉलिश्ड सरफेस के लिए है। एक रफ सरफेस होगा और एक सरफेस को हम नाम देंगे पॉलिश्ड सरफेस। हम सरफेस को दो तरह से जिक्र कर लेते हैं, एक है रफ सरफेस और दूसरा होगा पॉलिश्ड सरफेस। और अक्सर जो मटेरियल्स हैं उनके सरफेस पॉलिश ही किए होते हैं। तो ये भी ऑब्ज़र्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर एक मटेरियल है उसका सरफेस रफ़ है, हमने उसके ऊपर कोई कलर पेंट वगैरह नहीं किया हुआ, तो किसी ख़ास टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। लेकिन जैसे ही हम उस सरफेस के ऊपर कोई पेंट कर दें, उसको पॉलिश कर दें, तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी अमाउंट कम हो जाती है, यानी रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सरफेस पे। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, रफ सरफेस emit more radiations than polished surfaces having same temperature। अगर दोनों सरफेसेस का टेम्परेचर सेम रखा जाए तो जो रफ सरफेस है वहाँ से ज़्यादा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं
और पॉलिश्ड सरफेस से कम रेडिएशंस एमिट होंगी। तो ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी पे रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। और फिर है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सी बात है, हम एक ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होंगी, और साइज़ कम कर दें ऑब्जेक्ट का तो उससे कम रेडिएशंस एमिट होंगी। मिसाल के तौर पे हम एक ही मटेरियल लेते हैं, सपोज टंगस्टन मटेरियल ही है, उसकी हम एक शीट बना लेते हैं। तो अगर हम टंगस्टन मटेरियल की शीट बना लें और टेम्परेचर सेम रखें, एक इतनी सी शीट हो छोटी सी, एक बहुत छोटी सी शीट हो और एक इतनी बड़ी शीट हो, एक ये शीट है बड़ी बहुत बड़ी और एक ये छोटी सी शीट है, तो साइज़ दोनों का डिफरेंट है, ये स्मॉल साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है, दोनों का मटेरियल सेम है, अगर सरफेस भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि इससे जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है उससे ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, और कम साइज़ वाले ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस की एमिशन कम होगी। तो ये जो फैक्टर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, टेम्परेचर पे रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा ज़्यादा थर्मल रेडिएशंस एमिट होंगी, कम होगा तो कम एमिट होंगी, और इंटेंसिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। शेप और साइज़ चेंज होने से, जैसा अभी जिक्र किया, रेडिएशंस का रेट ऑफ एमिशन चेंज होगा। और नेचर ऑफ सरफेस की बात की, रफ सरफेस हो तो क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस हो तो क्या होगा, वो भी हमने जिक्र कर लिया। रफ सरफेस से ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होती हैं। और नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में भी हमने एक एग्जांपल से डिस्कस कर लिया कि मटेरियल की नेचर चेंज होगी तो सेम टेम्परेचर पे रेट ऑफ एमिशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे थर्मल रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। थर्मल रेडिएशंस के फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इस बात का जिक्र करेंगे कि एक आइडियल रेडिएटर क्या है और हमें एक आइडियल रेडिएटर की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर उसी से रिलेटेड ही आगे बात है कि कैविटी रेडिएशंस या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है। ये एक ही सीरीज़ में है। आइडियल रेडिएटर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और कैविटी रेडिएशंस क्या है। तो आइडियल रेडिएटर का जिक्र करने से पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस का जिक्र कर लेते हैं जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ब्लैक बॉडी या हमने थर्मल रेडिएशंस के हवाले से एक ये दो रिजल्ट्स डिस्कस किए थे लेक्चर 1 में। टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मल रेडिएशंस। एक ये है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड, जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड थर्मल रेडिएशंस राइजेज रैपिडली। तो जो थर्मल रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। राइज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज़ होना, रैपिडली बहुत तेज़ी से। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल रेडिएशंस की इंटेंसिटी बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो जाती है। मैं इन पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि इसी पे हमारा जो अगली डिस्कशन है, अगला लेक्चर है, वो डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है, द हायर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ रेडिएंट स्पेक्ट्रम। जितनी टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी वेवलेंथ कम होती जाएगी। किसकी? एमिटेड रेडिएशंस की। और एमिटेड रेडिएशन में भी किसी एक वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट नहीं होती, किसी एक वेवलेंथ की, मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। तो वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है, वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है, टेम्परेचर बढ़ाने से उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इस बात को फिर से देखिए, थर्मल रेडिएशंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी अमाउंट ज़्यादा एमिट होगी, वो ज़्यादा एमिट होंगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये दो थर्मल रेडिएशंस के बारे में ऑब्जर्वेशंस थी। इन थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस को, इन रिजल्ट्स को
क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने कोशिशें स्टार्ट की, लेकिन साइंसदान इस बात में कामयाब नहीं हो रहे थे कि हम इन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्वांटिटेटिवली एक इक्वेशन की सूरत में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकें। तो इन ऑब्जर्वेशंस को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी, हम उन फैक्टर्स का जिक्र कर लेते हैं। थर्मल रेडिएशंस के रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो मुश्किलात आ रही थी, उनमें ये फैक्टर्स शामिल थे। एक है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सेकंड है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड वन फैक्टर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ सरफेस मटेरियल, और फिर ये थी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से जो थर्मल रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं थर्मल रेडिएशंस, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, साइज पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ मटेरियल है, नेचर ऑफ सरफेस है। अब अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर वेरी करता है, चेंज होता है, तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। मटेरियल चेंज होता है, रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो हम जो साइंटिस्ट थे वो इस बात में कामयाब नहीं हो रहे थे कि वो किस तरह से एक क्वांटिटेटिवली एक लॉ की सूरत में, एक इक्वेशन की सूरत में रिजल्ट्स को लिख सकें जो तमाम मटेरियल्स के लिए वैलिड हों, उनके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, नेचर एंड साइज। तो इन मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए, इन मुश्किलात को हल करने के लिए साइंटिस्ट कोशिशें करते रहे। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं उनके जहन में ये आइडिया आया कि एक आइडियल रेडिएटर होना चाहिए। ये आइडिया क्यों आया? इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये रिजल्ट्स क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे, तो फिर उन साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें एक आइडियल रेडिएटर की ज़रूरत है, इस तरह का रेडिएटर होना चाहिए। ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको कंसिडर कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि एक आइडियल गैस हम कंसिडर करते हैं, ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस रियल गैसेस को स्टडी करने के लिए कंसिडर की गई, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक आइडियल गैस को कंसिडर करते हुए उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर ली और उनकी मदद से हमने रियल गैसेस को स्टडी कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से एक आइडियल रेडिएटर का आइडिया आया और आइडियल रेडिएटर के बारे में ये सपोज किया गया कि ये एक ऐसा रेडिएटर है जिससे एमिट होने वाली रेडिएशंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। रेडिएशंस सिर्फ डिपेंड करनी चाहिए टेम्परेचर पे, क्योंकि थर्मल रेडिएशंस हैं तो सिर्फ टेम्परेचर के लिहाज से इनकी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, बाकी फैक्टर्स उनको अफेक्ट नहीं करने चाहिए। तो फिर थर्मल रेडिएटर को इस तरह डिफाइन किया जाता है, अ रेडिएटर whose emitted radiations depend only upon टेम्परेचर। एक ऐसा रेडिएटर है जिससे एमिट होने वाली रेडिएशन सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं। और इसके बारे में फर्दर हम ये भी लिख लेते हैं, इट एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स all kinds of radiations। एक आइडियल रेडिएटर हर तरह की रेडिएशंस एमिट कर सकता है, लो वेवलेंथ से लेकर हाई वेवलेंथ तक। और आइडियल रेडिएटर एक ऐसा रेडिएटर है जिससे एमिट होने वाली रेडिएशंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे।
कोई और फैक्टर इनकी करेक्टरिस्टिक पे असरअंदाज नहीं होता। तो मैं फिर से बता दूं कि आइडियल रेडिएटर को हमने डिफ़ाइन किया, और एक आइडियल रेडिएटर की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हम इन रिज़ल्ट्स को, इन थर्मल रेडिएशंस के रिज़ल्ट्स को समझ नहीं पा रहे थे क्वांटिटेटिवली। तो उनको समझने के लिए एक आइडियल रेडिएटर का आइडिया हिट हुआ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं। आइडियल गैस हमें गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने में मदद देती है, आइडियल रेडिएटर हमें थर्मल रेडिएशंस को स्टडी करने में मदद देता है। अब ये बात तो तय हो गई कि हम एक आइडियल रेडिएटर बना लेंगे, लेकिन आइडियल रेडिएटर जो है वो कैसे बनाया जाए, इसके बारे में अब एक क्वेश्चन था कि एक ऐसा रेडिएटर हो जो सिर्फ, जिसकी रेडिएशन सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो। तो आइडियल रेडिएटर बनाने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसने हमें कैविटी का आइडिया पेश किया कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में कैविटी बना के उससे रेडिएशंस हासिल कर सकते हैं। सो हम अब इस पे बात करते हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि थर्मल रेडिएशंस के लिए एक कैविटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि हम इससे पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि हमें एक आइडियल रेडिएटर की ज़रूरत है ताकि हम थर्मल रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें, और आइडियल रेडिएटर बनाने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है गुस्ताव किर्चॉफ्स। गुस्ताव किर्चॉफ्स ने ये आइडिया पेश किया कि आइडियल रेडिएटर बनाने के लिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर एक कैविटी बना दें, और कैविटी बनाने के बाद एक स्मॉल होल ड्रिल कर दें जिसमें से रेडिएशंस कैविटी से बाहर आ सकें। तो गुस्ताव किर्चॉफ ने आइडियल रेडिएटर बनाने के लिए ये आइडिया प्रपोज किया कि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में कैविटी बना लें। अब ये जो कैविटी है इसकी वाल्स को यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है, तमाम वाल्स का टेम्परेचर सेम रखा जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रखा जाएगा इस कैविटी का, और इस कैविटी के इंटीरियर को यहाँ से ब्लैक पाउडर से, जिसे उर्दू में काजल कहते हैं या इंग्लिश में सूट कहते हैं, ब्लैक पाउडर से इसको पॉलिश कर दिया जाता है। हमेशा यही प्रोसेस रखा जाएगा, जब भी हमने कैविटी बनानी है तो उसके इंटीरियर को ब्लैक पाउडर से पॉलिश कर दें। इस कैविटी की वाल्स को यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रखें, तो इस कैविटी से जो रेडिएशंस फिर एमिट हो रही होंगी टेम्परेचर की वजह से वो रेडिएशंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होंगी। वो रेडिएशंस मटेरियल की नेचर पे, मटेरियल के सरफेस पे, मटेरियल के साइज़ पे, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही होंगी, बल्कि रेडिएशंस जस्ट डिपेंड कर रही होंगी ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेडिएशंस ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिएशंस की अमाउंट कम हो जाएगी। और थर्मल रेडिएशन ये जो हमने एक कैविटी बना दी, इससे एमिट होने वाली रेडिएशंस को फिर ये नाम दिया जाता है कैविटी रेडिएशंस। और क्योंकि इसके इंटीरियर को ब्लैक पाउडर से पॉलिश कर दिया जाता है, और अगर हम बाहर से इसमें से कोई रेडिएशन एंटर करवाएं तो वो रेडिएशन इसके इंटीरियर में इसके वाल्स के साथ बार बार टकराने से और अब्जॉर्ब होने से रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आती, बाहर से आने वाली रेडिएशन इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है, तो हमें इसका इंटीरियर डार्क नज़र आता है। हमें कोई ऑब्जेक्ट तब नज़र आता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आए, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके ना आ सके तो वहाँ पे हमें अंधेरा नज़र आता है। तो ब्लैक बॉडी में इस कैविटी में आने वाली रेडिएशंस इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आती, तो हमें ब्लैक इसका इंटीरियर नज़र आएगा, इस वजह से इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इससे एमिट होने वाली रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं। तो जो एक ब्लैक बॉडी है ये एक आइडियल रेडिएटर है, ये एक आइडियल रेडिएटर है, ये भी लिखने साथ। तो एक ब्लैक बॉडी या आइडियल रेडिएटर हर तरह की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर सकता है, और जब हम इसको टेम्परेचर दें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ये हर तरह की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता है। तो थर्मल रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए हमें एक आइडियल रेडिएटर चाहिए था। उसके लिए गुस्ताव किर्चॉफ ने आइडिया दिया कैविटी बनाने का,
तो इससे एमिट होने वाली रेडिएशंस को कैविटी रेडिएशंस या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। और इनकी मदद से फिर हमने थर्मल रेडिएशंस को स्टडी किया और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल हुए और रिजल्ट्स को क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया जा सका इन कैविटी रेडिएशंस की मदद से, और यही फिर आगे क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद भी बने। तो अगले लेक्चर में हम थर्मल रेडिएशंस के रिजल्ट्स का जिक्र करेंगे और जो हमारी थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस थी, ये जो रिजल्ट्स थे, हम इनको क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्रेस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, जिसमें हमने उन फैक्टर्स का जिक्र किया जिन पे थर्मल रेडिएशंस डिपेंड करती हैं। फिर हमने आइडियल रेडिएटर का जिक्र किया और इस बात को देखा कि हमें एक कैविटी या ब्लैक बॉडी की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अगले लेक्चर में हम फर्दर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे।